वेलकम टू द चैनल एग्जाम प्रूफ ऑलवेज विद यू। और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं समरी ऑफ चैप्टर 1 कोल्ड वॉर एरा क्लास 12। डिटेल्ड चैप्टर चाहिए, मैं हर चीज यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूंगी। इट्स अ काइंड ऑफ रिवीजन। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है, जो बुक का लिंक है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे वैसे ही आपको मिल जाएगा। सो बिना किसी देरी के 25 सेकेंड बर्बाद हो चुके हैं, जल्दी से हम यहाँ पर करते हैं। ओके, सो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस से हम लोग शुरू करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या था? यहाँ पर लेट मी राइट यूएसए, दिस इज यूएसए, ओके, एंड दिस इज यूएसएसआर, एंड दिस इज अ स्मॉल कंट्री विच इज क्यूबा। अब यहाँ पर तुम एक चीज गौर करो, यूएसए और यूएसएसआर तुमको पता है कि दुश्मन थे, मगर क्यूबा यूएसए के नजदीक होने के बावजूद भी यूएसएसआर का दोस्त था, और यूएसएसआर ने क्यूबा के अंदर न्यूक्लियर वेपन्स रख दिए थे। अब जब न्यूक्लियर वेपन्स रख दिए तो यूएसए को डर लगा कि हमारे दुश्मन ने हमारे इतने पास हथियार रख दिए हैं, तो यूएसए ने ये ऑर्डर किया। यूएसएसआर की एक शिप आ रही थी क्यूबा की ओर, तो यूएसए ने ये ऑर्डर किया अपनी शिप को, अमेरिकन वॉरशिप को, कि जाकर के इस शिप को अप्रोच करो और एक वार्निंग दो कि ये वेपन्स यहाँ से हटाए जाएं। तो यहाँ पर एक क्लैश हो गया, एंड दिस क्लैश वाज क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। ओके, so now let's move on to the next topic. Okay, so now next topic is what it is logic of deterrence. So logic of deterrence में हम लोग ये वाली साइड ले लेते हैं, साइड ए, एंड ये वाली साइड ले लेते हैं, साइड बी। देखो, लॉजिक ऑफ डिटरेंस में क्या होता है कि मान लो ये वाला जो व्यक्ति है, ये इस व्यक्ति की हम बात करें, ये जानता है कि ये दोनों जानते हैं एक्चुअली कि किसके पास कितने वेपन्स हैं, कितने हथियार हैं। तो अब इसको ये पता है कि अगर कल को ये सामने से अगर मुझ पर अटैक आएगा तो मेरे पास इतने वेपन्स हैं कि मैं इसको क्या कर सकता हूं, इसको अटैक करके उस पर भी डिस्ट्रक्शन कर सकता हूं। लेकिन ये व्यक्ति कभी भी पहले अटैक नहीं करेगा। आई एम राइटिंग हियर वन, या फिर दूसरी साइड भी हो सकती है, ये वाला व्यक्ति भी कभी पहले से अटैक नहीं करेगा। अगर उस पर अटैक होगा तो वो सामने वाले पर अटैक करेगा, क्योंकि उन्हें पता है कि दूसरे वाले व्यक्ति के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो हम पर बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन कर सकता है। ये जो कैपेबिलिटी यहाँ नजर आ रही है। ओके, सो इस वजह से एक दूसरे पर कोई भी पहले अटैक नहीं करेगा और वो एक डेटरेंट रिलेशनशिप में आ जाएंगे, यानी कि इनके पास हथियार, इनके पास एसेट्स इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि अब दोनों को शुरुआत वो नहीं कर सकते वॉर की, लेकिन अगर उन पे अटैक होता है तो फिर वो डिस्ट्रक्शन जरूर कर सकते हैं। तो इस वजह से कोई भी वॉर शुरू नहीं करेगा। सो हेंस देयर विल बी नो वॉर। ओके, सो नेटो और व्हाट्सएप एक्ट जल्दी से हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो जस्ट वॉन्स, नेटो का क्या था? नेटो का ये था कि यूएसए और वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज का एक ग्रुप था, 1949 में बना था। इसका मकसद ये था कि जो दूसरी जो अलायंस में कंट्रीज नहीं है, बेसिकली अगर कोई भी इनका दुश्मन है जो वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज या यूएसए पे अटैक करता है, मतलब जो भी नेटो में है, तो फिर ये सारी कंट्रीज मिलकर के उनको अटैक करेगी, चाहे अटैक किसी एक कंट्री पर भी हुआ हो। जबकि वॉर्सो पैक्ट में क्या था, यूएसएसआर के साथ ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज का एक अलायंस था, 1955 में बना था। नेटो बहुत ज्यादा फैल रहा था यूरोप में, तो उसको कम करने के लिए और यूएसएसआर का अपना इन्फ्लुएंस बनाने के लिए इन्होंने ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज के साथ अलायंस किया, एंड दैट अलायंस वाज वॉर्सो पैक्ट। ओके, सो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि आखिरकार कंट्रीज को अलायंस बनाने की जरूरत क्या पड़ती थी। सबसे पहले सुपर पावर पर्सपेक्टिव से पहला है रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का क्या है कि कई सारे ऐसे रिसोर्सेज होते हैं, कई सारे ऐसे मिनरल्स होते हैं जो यूएसए और यूएसएसआर की अपनी कंट्री में नहीं होते, तो उनको दूसरी कंट्रीज से चाहिए होते हैं। इस बारे में फिर वो अलायंस बनाते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा इज मनी, दैट इज रुपीज, और यू कैन से दैट डॉलर और एनीथिंग, जो भी करेंसी है, रूबल। सो ये चाहिए होती है, ये भी कम है इनके मिलिट्री एक्सपेंसेस के लिए। स्पाइंग, देखो अगर मान लो यूएसए और पाकिस्तान का अलायंस हो जाता है, यूएसए और यूएसएसआर आपस में काफी दूर है, तो अगर यूएसए का यूएसए पाकिस्तान से अलायंस था तो वो पाकिस्तान के थ्रू क्या कर सकता है, यूएस स्पाइंग कर सकता है और यूएसएसआर में जासूस भेज सकता है।
या फिर वहां पर भी वो लोग अपनी ऑपरेशन चला सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट था वो थे वेपन्स। कई सारे वेपन्स और ट्रूप्स को लॉन्च करने के लिए, सैनिक उतारने के लिए, वेपन उतारने के लिए भी छोटी कंट्रियां इस्तेमाल होती थी। और पांचवा एक और बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, देखो तुम्हें पता है यूएसए की आइडियोलॉजी क्या थी, कैपिटलिस्ट, राइट। एंड while USSR was a Marxist country। अब इन दोनों की आइडियोलॉजी बिल्कुल भी मेल नहीं खाती थी, जिसकी वजह से ये लोग अलायंस बनाते थे। अलायंस में ये रहता था कि अगर जो यूएस का अलायंस है वो कैपिटलिस्ट होगा और जो यूएसएसआर का अलायंस है वो मार्क्सिस्ट होगा। इसके अलावा छोटी कंट्रीज इस वजह से कनेक्ट कर पाती थी क्योंकि उनको पैसा मिलता था, उनको हथियार मिलते थे, उनको प्रोटेक्शन मिलती थी अपने रीजनल राइवल से, जो उनके पास के नज़दीकी दुश्मन हैं, जिनसे उन्हें डर है, उनसे यूएसएसआर या यूएसए जिनके साथ भी उन्होंने दोस्ती किया है वो उसे बचाता था। अब आ जाते हैं हम नॉन अलाइंड मूवमेंट पे। सो व्हाट वाज बेसिकली द नॉन अलाइंड मूवमेंट। यहाँ पर है मान लो यूएसए एंड यहाँ पर है यूएस। अब देखो नॉन अलाइंड मूवमेंट में क्या था, कुछ नई इंडिपेंडेंट कंट्रीज, कुछ नई कंट्रीज खड़ी हो रही थी जो ना तो यूएसए की ओर जाना चाहती थी और ना ही यूएसएसआर की ओर जाना चाहती थी। उनको चाहिए था एक थर्ड वे इन अलायंस से बचने का। तो फिर वो कहाँ गई, डायरेक्ट नाम में। ओके, सो या दिस इज द मेन थिंग फॉर नाम। और इसका जो पहला समिट था वो कहाँ हुआ था, दैट वाज इन बेलग्रेड 1961। ओके, सो एक और इनिशिएटिव हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, दैट इज NIEO। बेसिकली एक ऐसा इनिशिएटिव था जिसके अंदर की नाम कंट्रीज ने कहा था कि हम लोगों को इकोनॉमिकली भी प्रॉस्पर करना है। अगर हम लोग इकोनॉमिकली अच्छे नहीं होंगे तो रिच कंट्रीज हमारा फ़ायदा ही उठाती रहेंगी। तो उन्होंने कहा था कि हम लोगों को हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो मिल जाने चाहिए, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज एक्सप्लॉइट कर रही हैं। वेस्टर्न कंट्रीज का मार्केट हमको एक्सेसिबल होना चाहिए ताकि हम लोग अपने प्रोडक्ट भेज सकें। इसके अलावा जो वो टेक्नोलॉजी है जो हमारे लिए बहुत महंगी है, जो रिच कंट्रीज़ के पास है, उसको सस्ते रेट में हमें उपलब्ध कराओ। और जो कुछ वर्ल्ड की इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे कि कोई भी इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, मे बी इट IMF और एनीथिंग, वर्ल्ड बैंक, कोई भी इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें हमारा भी से होना चाहिए क्योंकि हम लोग भी एग्जिस्ट करते हैं। LDCs का से नहीं है अभी। देन नेक्स्ट जो आता है वो ये आता है कि नाम जो है वो एक ऐसा कोर्स था जिससे इंडिया का कोई वो नहीं था, कोई अपना इंडिविजुअल कोई फ़ायदा नहीं था। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये दो तरीकों से हमें पता चलता है। पहला हमारा इंडिपेंडेंट स्टैंड था कि मतलब हम लोग किसी भी सुपर पावर के इन्फ्लुएंस में आकर के कोई भी डिसीजन नहीं लेते थे। और दूसरा, यदि हमें लगता कि कोई भी सुपर पावर हमें इग्नोर कर रही है, कोई भी सुपर पावर हमें इग्नोर नहीं कर सकती थी, क्योंकि हम लोग क्या है धीरे धीरे दूसरी सुपर पावर को फेवर करना शुरू कर देते थे। तो कोई भी सुपर पावर ये नहीं चाहती थी कि इंडिया मेरे एनिमी के पास जाए। सो यस, इंडिया के कुछ अपने खुद के फायदे भी थे। देन अब हम यहाँ पे कुछ क्रिटिसिज्म देखने वाले हैं। पहला क्रिटिसिज्म तो ये है कि इंडिया, लोग कहते हैं कि इंडिया नॉन अलाइंड था, किसी भी कंट्री के साथ नहीं था। तो पहले तो लोग कहते हैं कि इंडिया ने USSR के साथ 20 ईयर ऑफ ट्रीटी एंड फ्रेंडशिप साइन की थी। तो इंडिया ऐसा कैसे कर सकता है जब इंडिया दोनों के साथ ही नहीं था, तो कहीं ना कहीं वो USSR के साथ था। और दूसरा, इंडिया ने कई इंपॉर्टेंट इश्यूज पे नाम के नाम पर कोई भी फर्म स्टांस नहीं लिया। ओके, एंड देन इज द लास्ट टॉपिक। अब नाम की आज के टाइम पे रेलेवेंस क्या है। पहली रेलेवेंस तो ये है कि अगर देखो जो गुलाम कंट्रीज हैं, जो छोटी छोटी कंट्रीज हैं जो पहले कभी गुलाम हुआ करती थी, वो उनकी एक ही वो कहानी है। तो अगर वो साथ आ जाती हैं तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाती हैं। इसके अलावा जो स्मॉल कंट्रीज हैं वो ज़रूरी नहीं है कि किसी एक कंट्री, किसी बड़ी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी को फेवर करे अपने आप को बचाने के लिए। वो अपना इंडिपेंडेंट स्टैंड भी रख सकती है। और तीसरा यहाँ पर क्या आ जाता है, तीसरा यहाँ पर ये आ जाता है कि ये जो नाम था ये एक ट्राई था, ये एक
कह सकते हैं कोशिश थी, एक एफर्ट था इंटरनेशनल सिस्टम को डेमोक्रेटाइज करने का, कोशिश करने का कि इंटरनेशनल सिस्टम वर्ल्ड ऑर्डर हर किसी की सुने। ओके गाइस, सो विद दिस वी हैव केम टू द एंड नाउ। और आई नो कि ये क्विक रिवीजन था, आपको डिटेल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाली लिंक है उस पर क्लिक कीजिएगा, पूरी बुक ही आ जाएगी। तो आप वहाँ से यहाँ इसकी डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। और कोशिश की थी, टारगेट बनाया था मैंने कि 10 मिनट में मैं कंप्लीट कर दूं, वक्त ज़्यादा नहीं लूँगी, एंड करते हैं इसको। और I started at 25 second and it has got completed. So this is the end of this video. आगे ही ऐसी और रिवीजन I'll provide you, क्योंकि आपने पोल में इसको अपनी सबसे ऊपर की प्रायोरिटी बताया है। So this is the end of this video. Stay tuned for more.